गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे आज हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं क्लास 9 का उर्दू बी। अगर आपके पास उर्दू ए है तो वो भी अपलोड है, अगर उर्दू बी है तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि भाई ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर आए हैं जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये उर्दू बी का है क्लास 9 का। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो 10th क्लास के भी मैंने अपलोड कर दिया है ए और बी। कोर्स कोड यहाँ पे आपका रहने वाला है 303। यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 घंटे की आपकी टाइमिंग रहेगी और 80 नंबर का होगा आपका पेपर। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ आपको आम हिदायत दी गई हैं जिसमें पहला दिया गया है कि इस सवालनामे में आपके टोटल 12 सवाल है। तो सबसे पहले आप इसे ही चेक कर लीजिए कि आपके 12 सवाल हैं या नहीं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए आप देख पा रहे होंगे कि भाई यहाँ पे आपके 12 सवाल दिए हुए हैं। ये देखिए सवाल नंबर 12 दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर आपके सवाल नंबर 12 पूरे हैं तो अब आप अगली हिदायत पे आ जाइए। तो देखिए यहाँ लिखा है कि ये सवालनामा 4 हिस्सों पे मुश्तमिल है। तो यानी अलिफ, फिर बे, फिर जीम और दाल, ऐसे करके 4 हिस्से होंगे इसके। हर हिस्से में दी गई हिदायत के मुताबिक ही आपको सवालों के जवाब देने हैं। सारे सवालों के नंबर उनके सामने दर्ज किए गए हैं। जवाब लिखते वक्त आपको क्या करना है, सवाल का नंबर जो है वो दुरुस्त लिखना है। ठीक है, यानी जब आप लिख रहे हो तो आप लिखें कि ये जवाब जो है ये दूसरे सवाल का है या पहले सवाल का है, तो आपको ऐसे लिखना है। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको जो जवाब लिखना है वो बिल्कुल साफ़ सफाई से और अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो हिस्सा है, हिस्सा अलिफ सेक्शन ए जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि दर्जा ज़ेर 2 दरसीय इक़्तिबासात जो आपको एक नसरी और एक शायरी दिए गए हैं, दोनों को गौर से पढ़ना है और दोनों के सवालों के जवाब देने हैं। तो आपको पता है दरसी इक़्तिबास का मतलब होता है जो आपकी किताब से लिया गया हो। ठीक है बेटा, देखिए आपकी जो ये कोर्स बी की किताब है यानी जान पहचान, ठीक है, और इसकी दूसरी किताब है दूर पास, दोनों आपके लिए अपलोड की जा चुकी हैं। मैंने पहले ही दोनों को अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब आप लोगों का एक क्वेश्चन ये रहता है कि मैम दूर पास से सवाल आएंगे या नहीं आएंगे। तो देखिए दूर पास आपके सिलेबस में तो शामिल है लेकिन अभी तक सवाल उससे नहीं देखने को मिले हैं, है ना। अब हो सकता है फाइनल टर्म में वो आपको सवाल दे दे, तो कोशिश यही कीजिए कि भाई आप एक बार सारी बुक को पढ़ के जाएं। ठीक है, और अगर नहीं आएंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आएंगे तो कम से कम आप लिख के तो आ जाएंगे। ठीक है, बाकी जो भी आपको चाहिए आप प्लेलिस्ट ले सकते हैं, ग्रामर वगैरह सब अपलोड है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ लिखा है मुल्ला नसरुद्दीन को ख़याली किरदार नहीं अलबत्ता बेशुमार मनगढ़ंत वाक़यात उसकी ज़ात से मंसूब कर दिए गए हैं। मुल्ला की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात बहुत हुए जो अपने अनोखेपन और ज़हानत की वजह से हमेशा दिलचस्पी के बाइस रहेंगे। यही वाक़यात मन की हर दिल अजीज़ी और लाजवाल शोहरत का बाइस है, हर महफ़िल को गर्म करने के लिए। ठीक है, यानी कि महफ़िल में जोश लाने के लिए आज भी मुल्ला की याद ताज़ा की जाती है। ठीक है, अब ये मुल्ला नसरुद्दीन वाला आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, मुल्ला हंसी हंसी में अहम और टेढ़ी बात और बारीक नुक्ते बिल्कुल सीधे साधे तौर पर समझा देता था। ठीक है, यानी कि जो मुल्ला नसरुद्दीन है वो क्या करते हैं कि भाई हंसी हंसी में बहुत मतलब ख़तरनाक मसलों को भी लोगों के सामने ले आते हैं। उसका मजाज और तंज आमेज़ बातें, यानी कि जो वो मज़ाक करते हैं और जो तंज आमेज़ बातें करते हैं वो क्या करते हैं, दिल पर फ़ौरन असर करती है। सुनने वाला हंसते हंसते ज़िंदगी की किसी बड़ी हकीकत पर गौर करने लगते हैं, है ना। अब देखेंगे आप पहला सवाल आपको दिया गया मदरजा ज़ेर जो बाला इक़्तिबास है ये किस सबक से लिया गया है, यानी कि जो ऊपर आपको इक़्तिबास दिया गया है ये किस सबक से लिया गया है। तो आपको पता है इसका नाम यही है, मुल्ला का किरदार कैसा नहीं था, है ना। मुल्ला कैसा किरदार नहीं है, ठीक है, तो अब आप बता सकते हैं, यहाँ ऊपर से देख सकते हैं आप आंसर, मुल्ला कैसा किरदार नहीं है। तो ये देखिए लिखा है बिल्कुल ख़याली किरदार नहीं है। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला सवाल लिखा है मुल्ला की याद किस लिए ताज़ा की जाती है। तो आपको भी पता है महफ़िल को गर्म करने के लिए, महफ़िल को पुरजोश बनाने के लिए मुल्ला की याद ताज़ा की जाती है। अगला सवाल देखिए लिखा है मुल्ला की ज़िंदगी में कैसे वाक़यात दिलचस्पी का बाइस रहे। तो कैसे वाक़यात रहे, जो वो हंसी हंसी में बोल जाते हैं, है ना, वो सारे वाक़यात उनकी ज़िंदगी में दिलचस्पी के बाइस रहे। ये देखिए यहाँ लिखा है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए, मुल्ला की किसी
किस तरह की बातें दिल पर असर करती है, तो आपको पता है कि वो जो हंसी मजाक में बातें कह जाते हैं, है ना, तंज़ामीज़ बातें जो हैं वो फ़ौरन ही दिल पर असर करती हैं। तो देखिए बेटा, नस्र तो आप लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं, आप लोग फंसते हैं कहाँ, नज़्म में आकर, है ना, शेरी में आके फंसते हैं। अभी तक ये होता था बेटा कि आप लोगों को कोई एक करना होता था, या ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला, है ना, या शेरी इक़्तिबास को कीजिए या नसरी, लेकिन अब आपको दोनों करने होते हैं। ठीक है, तो अब नसरी तो मैंने आपको समझा दिया, अब आगे आ जाइए, ये आपका शेरी इक़्तिबास है। तो देखिए लिखा है, दोनों का मिस्कन हिंदुस्तान है, दो बुलबुल है एक गुलिस्तान है, एक सरजमी है एक आसमां, दोनों का एक जासूदो जिया, ना इत्तेफाक़ी आज़ार जाँ है, मिलजुल कर रहना ही कार-ए-नुमाई है, हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। अभी आपको पता है ये हिंदू मुस्लिम शायद इस नज़्म का नाम है, उससे ही आपको लिया गया है। कहते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम जो दोनों का मिस्किन है, रहने की जगह है ना, तो मिस्किन दोनों का क्या, हिंदुस्तान है। हम दो बुलबुलें, यानी एक हिंदू एक मुसलमान, दो बुलबुलें हैं, इनका गुलिस्तान एक ही है, गुलिस्तान एक है, यानी हिंदुस्तान वतन एक है ना। दोनों की सरजमी एक है, आसमान एक है ना। दोनों का एक ही चीज़ में फ़ायदा है, एक ही चीज़ में नुकसान है। ठीक है ना। लेकिन क्या है, अब हम लोग के बीच में क्या है, मज़हब के नाम पे नाइत्तिफ़ाक़ी आ जाती है, हम लड़ाई करने लगते हैं। तो नाइत्तिफ़ाक़ी क्या है, आज़ार जाँ है, यानी जान को गम देने की चीज़ है। मिलजुल कर रहने में ही कारमनाई है, यानी कि क्या है, कामरानी है कि यानी जो मिलजुल के रहेंगे ना, उसमें ही दोनों की तरक्की है, उसी में खुशहाली है। ठीक है, और हिंदू मुस्लिम जो दो कौमें हैं, ये क्या है, ये पुरानी है। अब आपसे पूछा गया है, जो आपका ऊपर शेरी हिस्सा दिया गया है, ये किस नज़्म से लिया गया है, तो अब आप एक बार बुक में देख लीजिए, गालिबन ये हिंदू मुस्लिम से ही लिया गया है। आगे लिखा है, शायर का दोनों के यहाँ क्या मुराद है, दोनों से यहाँ क्या मुराद है, आपको पता है हिंदू और मुस्लिम से मुराद है। नाइत्तिफ़ाक़ी को हज़ारे जा क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए नाइत्तिफ़ाक़ी से क्या होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, और लड़ाइयों से क्या होता है, दुश्मनी बनती है, और फिर उससे कहीं ना कहीं जान और माल का नुकसान होता है। आगे लिखा है, कामरानी का क्या राज है, मिलजुल कर रहना, है ना। तरक्की कब मिलती है, जब हम सब मिलजुल कर रहे हैं। आगे लिखा है, कौन सी कौमें पुरानी है, तो आपको पता है कौन सी कौमें हैं, हिंदू और मुसलमान। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा दर्जा दो आपके गैर दरसी इक़्तिबास है। गैर दरसी का मतलब होता है अनसीन पैसेज, है ना, जो आपने कभी पढ़े नहीं हैं। अब आपको उनको पढ़ना है और उसके जवाब देने। तो पहला आपका शेरी है, तो देखिए क्या लिखते हैं, जवान रात के सीनों पे दूधिया आंचल मचल रहा है किसी ख्वाब मरमरी की तरह, हसीन फूल हसीन पत्तियां हसीन शाखें लचक रही हैं किसी जिस्म नाज़नी की तरह, फ़िज़ा में घुल सी गए हैं उफ़क़ के नरम ख़ुतूत, ज़मीं हसीन है ख्वाबों की सरज़मी की तरह, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत कभी यकीन की तरह। ठीक है, अब देखिए क्या कहते हैं कि भाई जो रात है, रात में क्या हो रहा है, दूधिया सफ़ेदी सा एक आंचल फैल गया है ना। जैसे मान लीजिए कोई ख्वाब हो खूबसूरत सा, वो मचल रहा हो, हसीन फूल पत्तियाँ शाखाएँ सब कुछ खिल रही हैं, सबके ऊपर वाइट रंग है, लचक रही हैं, जैसे कोई खूबसूरत लड़की हो वो लचक रही हो, है ना। फ़िज़ा में घुल गई हैं उफ़क़ के नर्म ख़ुतूत, यानी कि जो उफ़क़ है, उफ़क़ पूरती है ना शाम में, तो उसके हर तरफ वही रोशनी फैली हुई है ना। ज़मीन खूबसूरत लग रही है। ठीक है, कभी यकीन जैसा लगता है, कभी गुमान लगता है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है, शायर ने ज़मीन को किसके मानिंद बताया है, तो किसके मानिंद बताया है ज़मीन को, तो यहाँ पे अभी आपने देखा ये लिखा है कि शायर ने ज़मीन को हसीन ख्वाबों की सरजमी की तरह बताया है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, फ़िज़ा में क्या घुल रहा है, तो आपको पता है दूधिया आंचल घुल रहा है, नहीं उफ़क़ के नरम ख़ुतूत, सॉरी, है ना। इसके बाद देखिए लिखा है, तसव्वुरात की परछाइयाँ किस तरह उभरती हैं, तो अभी आपने देखा यहाँ पढ़ा है कि कैसी उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत यानी धोखे की सूरत, और कभी यकीन की तरह। ठीक है, जवां रात के सीने में क्या है ना, क्या है उसके सीने पर, तो आपको पता है दूधिया आंचल है। ठीक है, तो इस तरह से 5 सवाल हैं आपके। अच्छा, एक लास्ट वाला और बचा है, मिसरे को मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पे हसीन फूल हसीन पत्तियाँ, और यहाँ से आप लिख सकते हैं हसीन शाखाएँ। ठीक है, तो ये मिसरा भी मुकम्मल हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसका देखिए दूसरा आपको इक़्तिबास दिया गया, भी इक़्तिबास आप खुद से पढ़िएगा और इसके यहाँ से जवाब दीजिएगा। ठीक है,
आगे चलते हैं सेक्शन बी में। अब यहाँ देखिए आपको लिखा है मेरे वालिदैन के उन्वान पर आपको एक मज़मून तहरीर करना है। वैसे मैंने बहुत सारे मज़ामीन अभी तक अपलोड कर दिए हैं, ये वाला मज़मून भी मैं अपलोड कर दूँगी। आप लोग सारे मज़मून की प्रैक्टिस करके जाइए, पता नहीं कौन सा आ जाए, है ना। ये अपने प्रिंसिपल से सेक्शन तब्दील कराने की दरख्वास्त मैंने अपलोड कर दी है ना। यही सेम यही दरख्वास्त अपलोड की है। तो आप लोग एक बार ग्रामर के सेक्शन में जाएँ, वहाँ पर आप खुतूत लेटर और एप्लीकेशन करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ आपको लिखा है मुंशी प्रेमचंद की हालात ज़िंदगी पर एक नोट लिखिए। ठीक, तो जो मैंने आपको मुंशी प्रेमचंद का चैप्टर पढ़ाया है उस वक्त ये आपको बताया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि भाई कब कहाँ पैदा हुए, है ना, क्या क्या उन्होंने उर्दू में अदबी खिदमत अंजाम दी, क्या क्या लिखा। ठीक, इसके बाद वक्त की अहमियत पर रोशनी डालिए। तो ये आपका वक्त की अहमियत, ये आपका चैप्टर भी है। बाकी मैंने इसके ऊपर एक ऐसे भी अपलोड किया है, अगर आप लोग देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल लिखा है कि आपके अफसर मेरठी के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए या इस्माइल मेरठी की शायरी की खुसूसियत पर आपको लिखना है। तो देखिए दोनों में से कोई एक सवाल ही करना है। हमेशा याद रखिए जहाँ पे या लिखा हो इसका मतलब होता है ऊपर या नीचे, दोनों में से कोई एक सवाल करना है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए अपलोड किए जा चुके हैं। बाकी अगर आप लोग को मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, जब भी आपसे किसी भी शायर के बारे में या किसी भी अदीब के बारे में लिखने को आए तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखा करिए, सबसे पहले आप उसकी पैदाइश को लिखा करिए। ठीक है, पैदाइश में क्या आ जाएगा, उसका असल नाम, कब कहाँ पैदा हुआ, किस सन में पैदा हुए वो, है ना, और उनकी अदबी दिलचस्पी क्या थी। ठीक है, कब पढ़ाई लिखाई शुरू करी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा करिए वफ़ात का, कि कब उनका इंतकाल हुआ, कहाँ उनका इंतकाल हुआ। ठीक है, और इसके बाद 2 पॉइंट और लिखा करिए। एक लिखा करिए ज़बान व बयान, ठीक है, कि वो कैसी ज़बान इस्तेमाल करते थे, आसान ज़बान इस्तेमाल करते थे, मुश्किल ज़बान इस्तेमाल करते थे, मुहावरों का इस्तेमाल करते थे कि नहीं करते थे, सनाए बदाएँ सनत ये सब चीज़ें यूज़ करते थे कि नहीं करते थे, है ना। इसके बाद लास्ट का जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, वो आप लिखा कीजिए इनकी जो तसानीफ़ हैं वो क्या हैं। ठीक है, यानी इन्होंने और क्या क्या लिखा। ठीक है, तो इस तरह से आपको 4 पॉइंट में आपका एक पेज आराम से भर जाएगा। अगर आप 2-2 पॉइंट्स भी याद कर लेंगे हर पॉइंट में तो आपके 8 लाइनें हो जाएंगी और 8 लाइन में एक पेज आपका भर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इनके बारे में लिखा करिए। ये एक चार्ट बना लीजिए, इस ट्रिक से आप इसे याद कीजिए। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में आपसे कहते हैं कि भाई जो आपको सवाल दिए गए हैं उनके जवाब सही आपको टिक करना है। ठीक है, पहला लिखा है किसी शख्स, जगह और कैफियत के नाम को क्या कहते हैं। तो आपको पता है किसी के भी नाम को क्या कहा जाता है, इस्म कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है पर्दा का जमा क्या होगा। ठीक है, तो पर्दा का जमा क्या होगा, तो इस पर टिक कर दीजिए भाई। इसका जो जमा होगा वो क्या होगा, पर्दे। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है कौमे का वाहिद क्या होगा। तो कौमे का वाहिद हो जाएगा कौम। ठीक है, आगे आ जाइए। इज़्ज़त का मुतज़ाद क्या होगा, इज़्ज़त का हो जाएगा ज़िल्लत। ठीक है, आगे आ जाइए। मुतज़ाद मतलब होता है उल्टा। अब आप एक चीज़ और याद रखिएगा, मुतज़ाद बोलते हैं, तज़ाद भी बोलते हैं इसको, ज़िद भी बोलते हैं इसको। तो कोई भी वर्ड हो इसका मतलब यही होता है कि भैया ये उल्टा कह रहे हैं। अगला सवाल देखिए, लिखा है वो अल्फाज जो मानी में एक दूसरे से मिलते जुलते हों क्या कहलाते हैं। माने में एक दूसरे से मिलते हों लेकिन दिखने में एक दूसरे से अलग हों। जैसे कि आप बोल दीजिए शम्स, शम्स का मतलब भी सूरज है और सूरज का मतलब भी सूरज है। ठीक है, आफताब का मतलब भी सूरज है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। आगे आ जाइए। और यहाँ लिखा है वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होते हैं क्या कहलाते हैं। आपको पता है वो ज़मीर कहलाते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ लिखा है कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना और जहाँ किसी एक चीज़ को दूसरे चीज़ से मुशाबत दी जाए, मुशाबा किया जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे तशबीह कहा जाता है ना। अगर मुशाबा देते हैं, मुशाबत बताते हैं तो उसे तशबीह कहते हैं, और अगर हूबहू वही बता देते हैं तो उसे इस्तिआरा कहा जाता है। इसका सही जवाब यहाँ पे तशबीह है, क्योंकि यहाँ किसी को किसी के मानिंद बता रहे हैं, है ना। अगर हूबहू वही बता देते तो इस्तिआरा होता। आसान का मुतज़ाद क्या होगा, आसान का क्या हो जाएगा, मुश्किल, है ना। ये चीज़ मेरे लिए आसान है, ये चीज़ मेरे लिए मुश्किल है। ठीक, आगे आ जाइए। अब देखिए आपके मुतज़ाद अल्फाज, मुहावरे, ये सारा जितना भी ग्रामर का वर्क है ये सब मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं।
ठीक है। और सब कुछ देख के जाइए, क्योंकि पेपर कहाँ से आ जाए कुछ नहीं पता होता, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है कि भाई मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। आँख से ओझल होना, टस से मस ना होना, दो मुहावरे आपको दिए गए हैं। आँख से ओझल होने का मतलब होता है गायब हो जाना, है ना, कोई चीज़ ऐसी जो हमें दिखे ना, वो आँख से ओझल होना होता है। देखते ही देखते चोर पुलिस की आंखों से ओझल हो गया, है ना। टस से मस ना होना, कह सकते हैं हम कि बहुत कोशिश के बाद भी गाड़ी टस से मस नहीं हुई, है ना। नज़र बचाना, तो आप लिख सकते हैं होमवर्क ना करने पर बच्चों ने क्या करा, उस्ताद से नज़रें बचाना शुरू कर दिया। 9-2-11 होना, पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको और भी बहुत सारे मुहावरे करवाए हैं, उनका जुमलों में इस्तेमाल, उनके मीनिंग को बताना सब किया है। अगर आप लोग चाहें तो जाके विज़िट कर सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, देखिए यहाँ लिखा है हाथी की रोटी कैसी होती है। अब ये आपके सारे सवाल जवाब है, तो आपको पता है 2 इंच मोटी होती है ना, वो आप लिख लेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है घोंसला देखकर बच्चों के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा हुई। तो उनकी ख्वाहिश ये पैदा हुई कि भाई हम भी देखें, है ना, घोंसले में चिड़िया कैसी होगी, क्या होगी, ये सारी बातें, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि भाई गांव पंचायत मजमून का खुलासा कीजिए। तो गांव पंचायत जो है उसका खुलासा आपको करना है कि भाई क्या है ये, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को अलग से करा चुकी हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे आप खुद से करके देखिए। अगर नहीं होता है तो आप चैप्टर को विज़िट कीजिए और देखिए कि आप कहाँ क्या गलती करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर है ना। अगर इसको भी मैं पूरा सॉल्व करा दूँगी तो फिर आपके लिए क्या बचेगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है सिंदबाद जहाज़ी का एक सफ़र किस ज़बान की कहानी है। तो जब आप देखेंगे तो उसमें नीचे ही लिखा होता है कि ये कौन से ज़बान की कहानी है, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ पैदा हुए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिखा है दुनिया में वक्त की तलाफ़ी क्यों मुमकिन नहीं। तो आपको पता है कि दुनिया में वक्त एक ऐसी चीज़ है जो एक बार गुजर जाती है तो वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आती। सुनो, ये आवाज़ आ रही, ये किस की आवाज़ आ रही है, मिसरे को मुकम्मल कीजिए। तो आपको याद होगा देहाती लड़की का गीत, है ना, ये उसी का मिसरा है, इसे आप मुकम्मल कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, लिखा है नज़्म बहादुर बनो के शायर का क्या नाम है। आगे लिखा है ये यहाँ इज़्ज़त का सेहरा उसके सर जिससे पहुँचे नफ़ा सबको बेशतर, ठीक है। आगे कहते हैं ये मिसरा किस नज़्म से लिया गया है, ठीक है। तो अब आपको, मैंने आपसे पहले ही कहा है, आपको नज़्म वगैरह याद होनी चाहिए, शायर के नाम याद होने चाहिए कि कौन से शायर हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें एक बार आप लोग जाएं, अभी आपके पास क्योंकि टाइम है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। सारी वीडियोस को एक बार देखिए लाइन से। आपके यूट्यूब में स्पीड को बढ़ाने का भी ऑप्शन आता है, अगर आप लोग चाहें थोड़ा बढ़ा के देख सकते हैं। स्टोरी सुन लीजिए, अगर आपको स्टोरी पता होगी तो आप कोई भी सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। अगला सवाल देखिए, लिखा है शाखों का बना लिया है झूला चादर एक नूर की तनी है ना। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल में आई है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग कर लेंगे। चलिए, तो आज की वीडियो को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है, एक बार आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। बाद में एक आध दिन में मैं आप लोगों को इसे सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है, एग्जाम से पहले। चलिए, तो वीडियो को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।